नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। वैसे तो अमूमन मेरी और आपके बीच की ही बातचीत होती है, किसी न किसी एक विषय को लेकर मैं उससे जुड़े हुए कुछ इनसाइट्स आपके सामने रखती हूं। लेकिन आज वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने मेरे लिए थोड़ा अलग से समय निकाल लिया। समीर जी, आज मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी इतनी विचलित हो गई हैं कि पहले उन्होंने चुनाव आयोग के एक फैसले को लेकर कि केंद्रीय कर्मचारी भी काउंटिंग टेबल पर मौजूद होंगे बतौर ऑब्जर्वर, इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर उनके अंदर खूब नाराज़गी है। पहले वो हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट पहुंचने के बाद फिर जब वहां से मना कर दिया गया कि हम इस पर नहीं सुनवाई करेंगे, खारिज कर दिया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। आज सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लग गया। आपको क्या लगता है, झटका क्यों लगा उन्हें? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने की आदत पड़ गई। अगर आप देखेंगे चुनाव के पहले तो जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया की चुनाव आयोग ने करना शुरू किया, उसके खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाती है। कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को फटकार लगती है तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया रहेगी कंटिन्यू, इसके अंदर कोई खराबी नहीं है, तो कोई इशू आता है तो हम देखेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी फिर कोशिश करती है, खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो ममता बनर्जी लगातार चुनाव के पहले से एक अलग से भय और डर के माहौल में बंगाल के अंदर जी रही है, चुनाव के पहले से लेकर चुनाव के बाद तक। मुझे लग रहा है पहला चुनाव है जिस चुनाव में ममता बनर्जी इतनी परेशान और इतनी डरी हुई लग रही है। ममता बनर्जी जमीन की नेता रही है और जो कम्युनिस्टों की सरकार रही, उनके खिलाफ भी ममता बनर्जी ने जिस आक्रामकता से चुनाव लड़ा, संगठन की लड़ाई लड़ी, 2011 में सरकार बनाई, 2016 में सरकार बनाई, तब ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से कोई तकलीफ नहीं हुई। 2021 में सरकार बनाई, तब चुनाव आयोग से कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी केंद्रीय नियुक्तियों को आपत्ति दर्ज कर रही है, अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति पर ममता बनर्जी आपत्ति दर्ज कर रही है, जिस तरीके से कल ममता बनर्जी के लोगों ने और ममता बनर्जी खुद 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में जाने की कोशिश की, ईवीएम को छिड़कार कर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। मुझे लग रहा है ये ममता बनर्जी के व्यक्तित्व का हिस्सा कभी राजनीति में रहा नहीं है और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पार्टी के लोग भी इस बात से बड़े आश्चर्यचकित होंगे ममता बनर्जी के इस व्यवहार से। मुझे लग रहा है ये पूरा बॉडी लैंग्वेज ममता बनर्जी की जो है, जिस तरीके से परेशान है, उनको लग रहा है कि उनके पांव तले जमीन खिसकने जा रही है, ये तो उनकी बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन ये जो मसला है ना, कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में जिस मसले को लेकर गई, उसमें जो टीएमसी की दलील है वो मैं एक बार आपके सामने रख देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है मनमानी कर रहा है और पक्षपात का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया और दलील दी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्रीय कर्मचारी भी उनके अधीन आते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है और वो केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी के अनुरूप ही वो काम करने जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पहले से ही जो सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं, उसमें आप केंद्रीय कर्मचारियों को ऑब्जर्वर के तौर पर क्यों नियुक्त कर रहे हैं? आप राज्य के कर्मचारियों को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे में राज्य के कर्मचारियों के ऊपर केंद्र के कर्मचारियों को बिठाने का मतलब ये कि आप रिजल्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार और उनकी शक्तियों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऐसी नीति बनाने का अधिकार नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, वो आए तो उन्होंने ये कहा, ये तमाम दलीलें दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, दोनों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं, वो उन्हीं के हिसाब से वो काम करेंगे। निश्चित रूप से, और वही मुझे लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव को इतना बेहतर तरीके से समझती है, इतना लंबा अनुभव रहा है। 1984 में ममता बनर्जी पहली बार लोकसभा की सांसद बनी थी और उसके बाद से 7 बार लोकसभा की सांसद रही है। ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी पहली बार चुनाव लड़ रही है तो उनको अंदाज नहीं हो। जो 84 से चुनाव लड़ने का जो आदी रहा हो, 7 बार सांसद रहा हो, 3-4 बार का मुख्यमंत्री रहा हो, तमाम उसे चुनाव लड़े हो पंचायत तक के, वो इस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठा रहा है। और सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं, आप अभी देखिए जो मामला हुआ था अजयपाल सिंह का, जो मामला हुआ था, जब उन्होंने जहांगीर खान को कहा था कि भाई दायरे में रहना होगा, उसको कैसा मामला बनाकर आप कलकत्ता हाई कोर्ट चले गए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इनको हटाओ। मतलब एक सेंट्रल ऑब्जर्वर को हटाने के लिए आप हाई कोर्ट चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, चुनाव आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, चुनाव आयोग के खिलाफ आप धरने पर बैठ जाते हो, चुनाव आयोग के खिलाफ आप तमाम तरह के आरोप लगाते हो।
चुनाव आयोग आपको मिलने के लिए बुलाता है तो वहाँ पर जाकर डेरेक ओब्रायन बहुत मतलब बदतमीजी से बात करते हैं कि चुनाव आयोग को कहना पड़ता है कि भाई या तो आप बात कीजिए या आप मीटिंग छोड़कर जाइए। तो इस तरीके से ममता बनर्जी पूरी क्या दुनिया में संदेश देना चाहती है कि भारत में लोकतंत्र तक बिगड़ गया है, पूरे दुनिया में भारत की छवि ममता बनर्जी क्या देना चाहती है। आप चुनाव सर ऐसे बयान आ रहे हैं, आपको हंसी आ जाएगी। एक बयान आज सुबह ही एक नेता का टीएमसी का आया, उन्होंने कहा कि कहीं पे भी रीपोलिंग नहीं हो रही, ना तमिलनाडु में हो रही है, ना केरल में हो रही है, ना आसाम में हो रही है, ना पुडुचेरी में हो रही है। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए यहाँ पर रीपोलिंग हो रही है, बल्कि हकीकत ये है कि कहीं पर भी सीसीटीवी ऑफ होने की, ईवीएम के ऊपर टेपिंग की या फिर परफ्यूम लगाने की, इस तरीके की कहीं से खबरें नहीं आई। अब जहाँ पर खबर आई कि वहाँ पर रीपोलिंग हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से रीपोलिंग भी हो रही है। निश्चित रूप से आप देखिए पहला चुनाव है कि किसी की डेथ नहीं हुई इसके अंदर हिंसा से। पहला फेज देखिए कितने बेहतर तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव कंडक्ट करवा लिया। सेकंड फेज में हुआ, जबकि सेकंड फेज माना जाता है कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, ममता बनर्जी का बहुत मजबूत होल्ड रहा है वहाँ पर। उसके बाद जिस तरीके से चुनाव वहाँ पर हुआ और उस चुनाव आयोग को लगा कि कहीं शिकायतें आई है, रीपोलिंग होना चाहिए, तो रीपोलिंग में चुनाव आयोग जा रहा है। जो ममता बनर्जी 2011 में इसी चुनाव आयोग से चुनाव जीतती है, 2016 में जीतती है, 2021 के अंदर चुनाव जीतती है, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करती है। लेकिन सर रीपोलिंग फाल्टा में लेकिन क्यों नहीं हो रही है? फाल्टा जहाँ से जहांगीर खान आते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें तो वहाँ पर भी आई थी, वहाँ पर रीपोलिंग क्यों नहीं हो पा रही है? मुझे लगता है कि इसका जवाब तो चुनाव आयोग ही बहुत बेहतर तरीके से दे पाएगा। चुनाव आयोग विश्लेषण करता है हर जगह का, शिकायतों को देखता है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वाकई मतलब जो शिकायत आई है उसके अंदर कोई तथ्य है और होना चाहिए, चुनाव आयोग करवाता उसके अंदर, मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग जमीनी स्तर पर बहुत ध्यान रख रहा है, छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहा है, तो अगर चुनाव आयोग को लगता है तो चुनाव आयोग कराता। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पे कोई प्रश्न खड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतने चुनाव हारती है, कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करती है क्या? कभी नहीं खड़ा करती है। तो मुझे लग रहा है कि भाई एक संवैधानिक संस्था बनी हुई देश के लिए चुनाव करवाने के लिए, सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस पर आरोप लगाकर आप पूरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की करते हो। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपना ग्राउंड तैयार कर रही है कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, तो ये सिलसिलेवार जो एपिसोड हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, ममता बनर्जी उनको आधारभूत बनाकर ये कहेगी कि मैं हारी हूं तो मैं चुनाव आयोग के कारण चुनाव हारी। आप ये जो विश्वसनीयता की बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर टीएमसी को विश्वास नहीं है, लेकिन इसी विश्वास को पुख्ता करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के बयानों को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कपिल सिब्बल जब अपनी तरफ से दलीलें रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, राज्य के कर्मचारी हों या केंद्र के कर्मचारी हों, सभी चुनाव आयोग के तहत ही काम करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर केवल काउंटिंग सुपरवाइजर ही मौजूद होंगे, आपके प्रत्याशियों की मौजूदगी होगी, उनके एजेंट भी होंगे, प्रतिनिधि होंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना सर, उनके एजेंट और उनके प्रत्याशी जो है वो गांधारी और धृतराष्ट्र बनकर वहाँ पर खड़े हुए होंगे। मुझे लगता है कि बहुत गलत है ममता बनर्जी का। भाई आप इस तरीके से आरोप लगा के पूरी चुनाव प्रक्रिया को, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से परसों ममता बनर्जी का बयान आया कि 1 घंटे के अंदर हम 10,000 लोग इकट्ठे कर सकते हैं, क्या ममता बनर्जी बंगाल के अंदर एक हिंसा का संदेश देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को कि अगर चुनाव परिणाम 4 तारीख को टीएमसी के अनुकूल नहीं आएंगे तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी हिंसा का संदेश देना चाहती है? मुझे लगता है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है कि पहले 30 साल वहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा, 1977 से 2011 तक लेफ्ट का शासन रहा, 2011 से ममता बनर्जी का 15 साल का शासन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर परिवर्तन होता है तो ममता बनर्जी को उसको स्वीकार करना चाहिए। इस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, इस तरीके से केंद्र सरकार पर नहीं, लेकिन सर इसमें एक एंगल और है, मतलब कई तो रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि टीएमसी इस वक्त एक प्लानिंग करके चल रही है, और आज जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग के पीछे कारण भी यही है कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो ये जो एफआईआर के तहत जो डिस्क्रिपेंसीज आई थी और जितने मतदाताओं के नाम कटे हैं, क्योंकि सुनवाई तो सभी की नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में इसको आधार बनाकर टीएमसी जो है एक बार फिर से नतीजे को कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। देखिए उसको लेके भी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी चुनाव के बीच में हम किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते, अभी चुनाव हो जान दीजिए, उसके बाद देखेंगे। अगर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फिर ममता बनर्जी जाती है चुनाव हारने के बाद और कहती है कि जिन लोगों के नाम कट गए थे, जिनका सुनवाई का मौका नहीं मिला, उनको वोट डालने का मौका नहीं मिला है, उस मामले को उठाएगी, सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें तय करेगा। आप चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है कि आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। हार जीत चुनाव का हिस्सा है, आप आज हारोगे कल जीतोगे परसों हारोगे। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी को डर इस बात का है ना सर कि अगर इस बार वो चुनाव हार गए तो जो बीजेपी के का मैनेजमेंट है, जो उनका राज करने का तरीका है, उसके बाद फिर विपक्ष की भूमिका कहीं खत्म ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को तो 2014 से सीखना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है।
आज तो ऐसा नहीं हो कि पहली बार की बात है, 2014 से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, आप अपना संगठन मजबूत कीजिए, चुनाव लड़िए। इस तरीके से मुझे लगता है कि एक आरोप लगा देना और माहौल ख़राब करने की कोशिश करना और पूरी प्रक्रिया को संदेह की दृष्टि में डालना और लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश करना एक चुने हुए मुख्यमंत्री का काम नहीं है। और ममता बनर्जी का देखिए, उसके पहले जब आईपैक के लिए जब ईडी जाती है तो ममता बनर्जी फायदे लेने चली जाती है वहाँ पर, मतलब केंद्रीय एजेंसी के काम में आप बाधा डालते हो। उनका प्लान भी हमेशा तैयार है। बिल्कुल, ममता बनर्जी का ना, हाँ। नहीं, ममता बनर्जी के पास सारे प्लान रहते हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी लीडर रही है, जमीनी लीडर रही है, सबसे लोकप्रिय बंगाल की लीडर रही है। उसमें कोई दो राय नहीं कि 2011 में जीतने के बाद जब 4 मई को रहेंगी या नहीं रहेंगी सत्ता में? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है 4 मई को। ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। मेरा ये आकलन जमीनी स्तर पर यह कह रहा है। बहुत शुक्रिया समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। एजेंडा विद मीनाक्षी में आज इतना ही। किस और विषय पर आप बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत धन्यवाद।